आखिरी तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी 69 प्रीलिम 2023 जो कि संभावित है 30 सितंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए आज हम एडिटोरिया का टेस्ट करेंगे और ये है टेस्ट 10। तो आज हम टेस्ट 10 को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी 1 to 9 टेस्ट तक एडिटोरिया का आ चुका है। इसके अलावा दृष्टि IAS का भी टेस्ट मेरे चैनल पर आ चुका है। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है प्लीज़ वो प्लेलिस्ट से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक विभिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो चाहे ईसाई हो जो इस देश में रहते हैं सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। ये कथन किसका है? देखिए, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट, ये कथन है सर सैयद अहमद खां का। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां जो थे वो अपने आरंभिक काल में एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र एवं हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था ये अपने 1884 ईस्वी में एक भाषण में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे समाचार पत्र दिया है और उसके संपादक दिए हैं। तो सोजे वतन के जो संस्थापक हैं वो प्रेमचंद्र हैं। इंडियन स्ट्रगल की जो रचना किया है समाचार पत्र का वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। और फ्री हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है तारक नाथ दास का है। तो देखिए, ये तीनों ही करेक्ट है, तीनों करेक्टली मैच है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों जो है वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग की स्थापना करने की सिफारिश किसने किया था? देखिए, प्रत्येक प्रांत में क्या होगा कि अकाल आयोग बनाया जाएगा और इसकी सिफारिश किया था स्ट्रेची आयोग ने। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग। देखिए, क्या होता है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया जाता है और यही जो है वो सब प्रत्येक प्रांत में एक अकाल आयोग गठित करने की बात करता है। इसी के बाद सरकार क्या करती है, 1883 में, इसी के बाद सरकार जो है 1883 में एक अकाल संहिता बनाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि हुआ था 1886 में किस जगह पे आयोजित किया गया था, किस स्थान पे आयोजित किया गया था? देखिए, जो इसका सेकेंड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन में कलकत्ता ना होने की वजह से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो सर आयर कूट कर रहा था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, सर आयर कूट। देखिए, क्या होता है, जो वांडीवास की लड़ाई होती है इसके बारे में जान लेते हैं। 22 जनवरी 1760 में 1760 में क्या होता है कि ये वांडीवास का जो युद्ध होता है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो आयरकूट कर रहा था और जो फ्रांसीसी सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो जॉन डी लाली कर रहा था। और इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांसीसियों की पराजय होती है और इसी पराजय के साथ ही जो भारत के पतन का रास्ता होता है वो स्टार्ट हो जाता है, भारत पतन की ओर जाने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, इसका जो वास्तविक नाम था ये अली गौहर था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अली गौहर। ये शाह आलम द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय का जो शासन है वो 1759 से लेकर के 1806 के मध्य ये शासन करता है और इसका जो वास्तविक नाम था ये अली गौहर था। इसने पटना में 22 दिसंबर 1759 को अपने पिता की हत्या के बाद खुद को बादशाह घोषित करता है। ध्यान रखिएगा, इसने खुद पटना में ही अपने पिता की हत्या की और खुद को बादशाह घोषित किया। और जो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी होता है वो इसी के समय पे हुआ था। तो उसकी अराजकता इतनी फैल गई थी दिल्ली में कि उसके कारण ये 12 वर्षों तक जो है ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कौन सा ऐसा शासक था जो 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया था, तो वो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का क्या उद्देश्य था? देखिए, ये जो गठन किया था ये सैयद अहमद खान ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद खान जो पहले तो हिंदू और मुस्लिम के एकता के कट्टर समर्थक थे, बाद में उतने ही कट्टर विरोधी हो जाते हैं। तो इन्होंने इसका गठन किया था 1888 में। ये भी ध्यान रखिएगा, 1888 में किया था और इसका उद्देश्य ही था कांग्रेस का विरोध करना। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कांग्रेस का विरोध करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? देखिए, जो बाल्कन प्लान था भारत के विभाजन से संबंधित, इसका जो खाका तैयार किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, फ्रेजर आयोग का जो संबंध है वो पुलिस सुधार से। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पुलिस सुधार।
देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या होता है 1902 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस समय कर्जन था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति किया गया था और आयोग ने पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति करने, पर्याप्त उनको वेतन देने और उनको प्रशिक्षण देने इत्यादि की जो है सिफारिश इस आयोग ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खुटकुट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। देखिए जो खुटकुट्टी व्यवस्था थी ये मुंडा जनजातियों के द्वारा थी और इसको जो ब्रिटिश शासन ने मान्यता दिया था वो 1903 में दिया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा 1903 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया था। तो महिलाओं के लिए शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना किया था, वो किया था पंडिता रामाबाई ने, ये ध्यान रखिएगा, पंडिता रामाबाई ने किया था। पंडिता रामाबाई पहले आर्य महिला समाज की स्थापना करती है 1881 में, उसके बाद से 1899 में वो ये शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना करती हैं। इनका उद्देश्य था कि जो भी निराश्रित महिलाएं हैं उनको आश्रय देने के लिए ये किया गया था। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय घटित हुई थी। देखिए जो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था ये 1773 से लेकर के 1785 तक का था। इसके समय में जो है वो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में और मंगलौर की संधि भी इसी के समय में होती है 1784 में जो होती है, और पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना जो 1784 पारित होता है। ये तीनों ही घटनाएं जो है वो वारेन हेस्टिंग के समय में होती हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था। देखिए जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे तो जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था वो बंगाल में नहीं हुआ था, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, बंगाल में गठन नहीं हुआ था। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में, ये भी ध्यान रखिएगा, फजलुल हक के नेतृत्व में जो है गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी का उपरोक्त कथन कब कहा था। देखिए जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1930 में सविनय अवज्ञा दौरान जब गांधी जी जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ किए थे और दांडी ग्राम पहुंचे थे तो वहां पे उन्होंने विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, सेडिसन कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए जो सेडिसन कमेटी का संबंध है वो रॉलेट एक्ट से है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। 1917 में क्या होता है, 1917 में भारतीय क्रांतिकारियों पर लगाम लगाने के लिए सेडिसन मतलब जो राजद्रोह होती है एक कमेटी का गठन किया जाता है और ये कमेटी जो है वो इसकी अध्यक्षता सिडी रॉलेट ने किया था, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। देखिए जो सुबह आज़ादी नामक कविता है इसको लिखा था उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने। तो ऑप्शन में न होने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित युग्म बताना है। देखिए सहायक संधि को जो प्रारंभ किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, ये भी सही सुमेलित है। और जो राज्य की हड़प नीति थी उसको लॉर्ड डलहौजी लाया था। ये तीनों ही जो है वो सही सुमेलित हैं, इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, लाला लाजपत राय निम्न में से किससे संबंधित रहे हैं। देखिए लाला लाजपत राय जो हैं इनका संबंध रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और जब साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने 1928 में, जब साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो इसके विरोध में उन्होंने 1928 में जो है साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए जो कम्युनल अवार्ड है इसको प्रस्तुत किया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने, सही जवाब सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने किया था और ये किया था 16 अगस्त 1932 में, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए जो कम्युनल अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड को ही सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। इसकी घोषणा के द्वारा जो भी अल्पसंख्यक थे उनका दायरा बढ़ा दिया गया, उनको अब पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया और अंग्रेजों का जो फूट डालो राज करो की नीति थी उसको और इन्होंने बढ़ावा दिया। इसका विरोध जो है महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था। देखिए जो अभिनव भारत सोसाइटी है इसका गठन किया था वी डी सावरकर ने, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, वी डी सावरकर इनका पूरा नाम था।
विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों लोगों ने मिल करके 1899 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया था। यही चलकर जो गुप्त सभा थी आगे 1904 में ये अभिनव भारत का रूप ले लेती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट बताया था? देखिए, जो मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण आर्थिक संकट जो बताया था वो डीडी कौशाम्बी ने बताया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, डीडी कौशाम्बी। रोमिला थापर ने केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना बताया था। हरिप्रसाद शास्त्री जो थे उन्होंने ब्राह्मण विरोधी नीति बताया था। और एक डीएन झा थे जिन्होंने कमजोर उत्तराधिकारी बताया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सैनिकों की सबसे छोटी इकाई थी? देखिए, जो सैन्य व्यवस्था दिल्ली की थी उसमें सबसे छोटी जो इकाई थी वो सरखेल थी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, सरखेल। सरखेल जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी। सरखेल में कितने होते थे? तो 10 घुड़सवार को की जो एक टुकड़ी 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का जो प्रधान होता था उसको सरखेल कहा जाता था। सरखेल के बाद से सिपा सालार आता था। 10 सरखेलों का प्रधान जो होता था वो सिपा सालार होता था। और जो 10 सिपा सालारों का प्रधान होता था वो अमीर होता था। और जो 10 अमीरों का प्रधान होता था वो मलिक होता था। और जो 10 मलिकों का प्रधान होता था वो खान होता था। अर्थात जो खान थी वो सबसे बड़ी इकाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? देखिए, जो शेर शाह था ये सूर्यवंश का संस्थापक था। इसने जो अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था वो कालिंजर के खिलाफ किया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कालिंजर। कालिंजर का जो शासक था कीरत सिंह, इसी के खिलाफ वो अभियान करता है और इसी अभियान में जो है शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ किया था? देखिए, जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसको इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? देखिए जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो राजस्थान के बागौर से। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के है। और इसके अलावा एमपी के आदमगढ़ से जो है वो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसी व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? अगर कोई व्यक्ति जो है वो बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो रहा है तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। सही जवाब सी हो जाएगा, उपसंपदा। देखिए, जो पर्वन होता है, पर्वन भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह जो होता है उसको पर्वन कहा जाता था। और अनुसामन जो होता था वो प्रस्ताव पाठ को अनुसामन कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब किया था? देखिए, जो शक संवत का प्रारंभ किया था वो कुषाण वंशी शासक जो कनिष्क था उसने किया था। और इसका प्रारंभ उसने किया था 78 ईस्वी में। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, 78 ईस्वी में। वर्तमान में जो भारत सरकार प्रयोग कर रही है इसी शक संवत को प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? जो वजीर गजीउद्दीन है इसने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। सही जवाब सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। इसका जो असली नाम था वो अली गौहर था। अली गौहर क्या करता है कि जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो अपने पिता की मृत्यु के बाद ये पटना में अपना राज्याभिषेक करता है। और उस समय जो भी तत्कालीन जो वजीर था ये गजीउद्दीन, और जो दरबारी गुटबाजी चल रही थी इसके कारण ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता है। और 1765 से लेकर के 1772 तक ये अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद के किले में जो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्वप्नवास वदत्ता नामक रचना के लेखक कौन है? देखिए, जो स्वप्नवास वदत्ता रचना है इसके जो लेखक हैं वो महाकवि भास हैं। तो ऑप्शन में ना होने के सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलता है? देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरे हैं उस पर जो अंकन मिलता है वो एक सिंगी बैल का भी मिलता है, भैंस का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है, इसके अलावा बाघ का भी मिलता है। तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 31 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? देखिए, म्यूनिसिपल जो संबंध है इसका मतलब होता है कि योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण, तो जो भी राज्य पर केंद्र का नियंत्रण होता है उसी के लिए जो है ये म्यूनिसिपल संबंध का प्रयोग किया जाता है। और ये जो था ये राज्य सरकार के सभी स्तरों पर था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सभी स्तरों पर था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी स्तरों पर ही था, किसी एक में नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जिला उद्योग
केंद्र किस योजना के तहत सरकारी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देता है? तो जिला उद्योग केंद्र सरकारी योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को जो रोजगार देता है वो योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका सही जवाब भी हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो जो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है वो होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और ये जो प्रस्ताव होता है कटौती प्रस्ताव, ये विपक्ष पार्टी की ओर से सदन में रखा जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा जो है वो विपक्ष पार्टी रखती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच जो अपना त्याग पत्र देता है वो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। देखिए जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण, इसका सही जवाब भी हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में जो है पंचायत समिति काम करती है ब्लॉक स्तर पर। और ये ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य जो है संपर्क स्थापित करती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो M.N. वेंकट चलैया थे। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, M.N. वेंकट चलैया। ये जो है वो संविधान के पुनरीक्षण के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है और केंद्रीय सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी, ना कि संसद के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो है नियुक्ति केंद्र सरकार ने किया था, ना कि संसद ने किया था। और इसका कार्य था कि संविधान के जो विगत 50 वर्षों में कार्यान्वयन की समीक्षा करना और आज के समय में इसकी क्या प्रभावशीलता है उसका आकलन करना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? कि जो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी है वो मंत्रिमंडल सचिव है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। और ये जो मंत्रिमंडल सचिव होता है ये सचिवालय, जो मंत्रिमंडल सचिवालय उसका प्रमुख होता है और देश का ये वरिष्ठतम IAS अधिकारी या लोक सेवक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? देखिए जो धन विधेयक की परिभाषा में सम्मिलित है उसमें टैक्स लगाना, समाप्त करना एवं उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, इसके अलावा धन की उधारी का विनियमन करना और भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, ये तीनों ही चीजें उसमें शामिल है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य है? तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि जो भी नए सदस्य, नवनिर्वाचित जो सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा, सदस्यों को शपथ दिलाना। देखिए जो भी नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं तो उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव हुआ नहीं रहता है। तो चुनाव से पूर्व ही क्या किया जाता है, जो सामान्यतः उस सदन का जो भी वरिष्ठतम जो भी व्यक्ति होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है और वही जो है बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जाएगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए इनको जो हटाने का तरीका है वो अनुच्छेद 94 ग में दिया गया है संविधान में। इसमें जो भी तत्कालीन जो सभी सदस्य हैं उनके बहुमत से एक संकल्प पारित हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष हटाया जा सकता है। लेकिन इस संकल्प जो है वो तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय का कम से कम 14 दिन पूर्व जो है लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना न दे दी जाए। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? देखिए जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे, उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि वो PM संगमा थे। ये ध्यान रखिएगा, PA संगमा। तो ऑप्शन में न होने से सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? देखिए ये बात किया गया है अनुच्छेद 265 के तहत, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि संविधान में अगर कोई भी नया कर लगाया जा रहा है या एकत्रित किया जा रहा है वो विधि के प्राधिकार के तहत ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों के चुनाव के लिए और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष उसकी उम्र होना चाहिए। और सेकंड है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। और थर्ड है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते। देखिए बिल्कुल गलत है, इसका चुनाव जो है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि जो इसका चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है।
तो इस प्रकार थर्ड वाला गलत हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसके लिए जो बात किया गया है वो आर्टिकल 66 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है और शंकर दयाल शर्मा ने संभाला है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1 और 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अधिनियम दिए हुए हैं और वर्ष दिया हुआ है। देखिए जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है ये 1908 में नहीं आया था, ये गलत है, बल्कि ये 1907 में आया था, ये ध्यान रखिएगा 1907 में आया था। और सेकंड जो है वो भारतीय फौजदारी कानून 1908 में आया था, बिल्कुल सही है। और समाचार पत्र अधिनियम जो आया था वो 1908 में आया था, दोनों ही सही है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कृष्णा नदी की सहायक नदियां निम्न में से कौन है। देखिए जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है वो पंचगंगा, घाट प्रभा, कोयना तीनों ही हैं। इसके अलावा जो है भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, दूध गंगा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सेनेकोट्टा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है। देखिए जो सेनेकोट्टा दर्रा है ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरै से। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है और ये पश्चिमी घाट का दर्रा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तटीय स्थलाकृति नहीं है। तो कौन सी स्थलाकृति जो है वो तटीय नहीं है। देखिए जो डोलाइन है, डोलाइन, इसका सही जवाब डी हो जाएगा डोलाइन। डोलाइन जो है वो तटीय स्थलाकृति नहीं है बल्कि ये भौम जल स्थलाकृति है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भौम जल स्थलाकृति है। इसके अलावा जो स्टैक, टोम्बोलो और पुलिन ये तीनों जो हैं वो तटीय स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। देखिए जो गद्दी जनजाति है ये भारत में पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए राजस्थान में तो भील पाई जाती है, झारखंड में तो मुंडा पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कपास के उत्पादन के लिए कौन सा आदर्श स्थिति है। तो देखिए कपास के उत्पादन के लिए जो आदर्श स्थिति होती है उसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गुजरात और महाराष्ट्र मुख्य उपयुक्त राज्य हैं, ये भी सही है। काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है ये कपास के उत्पादन के लिए। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पाए जाने वाले कोटधारी वन कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है। देखिए जो कोटधारी वन है ये पाए जाते हैं 2500 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई तक। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 2500 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू, बैरन द्वीप, कोटोपैक्सी तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। किलायू जो है ये यूएसए के हवाई द्वीप में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये हवाई द्वीप में पाया जाता है। और बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में पाया जाता है। और कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से अमरकंटक की नदियों का उद्गम स्थल है। देखिए जो अमरकंटक से नदियों का उद्गम होता है वो सोन, जोहिला, नर्मदा तीनों का ही होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात इन तीनों ही नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। देखिए जो गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत में स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। और इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, कोंकण में अप्रैल मई के महीनों में होने वाली शाम की बारिश को क्या कहा जाता है। देखिए जो अप्रैल और मई के महीने में जो शाम की बारिश होती है उसको कोंकण वाले एरिया में जो है वो आम की बौछार कहा जाता है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, आम की बौछार। देखिए ये जो बारिश होती है प्री मानसून बारिश होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है। देखिए जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है ये राज्यपाल में निहित होती है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, राज्यपाल में। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित है। देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके अनुसार जो बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो मोतिहारी है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, मोतिहारी शहर। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 को पार कर गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। देखिए जो चिरांद पुरास्थल है ये बिहार के छपरा जिले में पाया जाने वाला स्थल है। और यहाँ पे नवपाषाणिक
संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। यहाँ से जो है हड्डियों और पत्थरों के औजार भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? देखिए बिहार की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो काल वैशाखी, हिमालय की उपस्थिति और बंगाल की खाड़ी से निकटता, ये तीनों ही कारक हैं। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? देखिए जो फाहियान है ये भारत में जब आया था उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ये भारत में आया था और ये भारत में टोटल 6 वर्षों तक रहा था। उसमें से ये पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक रहा था। इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 3 वर्षों तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बख्तियार खिलजी ने बिहार में अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किया था? देखिए बख्तियार खिलजी ने जो अपनी राजधानी बिहार में स्थापित किया था वो उदंतपुरी में किया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, उदंतपुरी में। बाद में वो अपनी राजधानी जो है वो लखनौती में लेके जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है? देखिए जो गन्ना उत्पादन में बिहार में अग्रणी जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और भारत में जो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? देखिए द बिहार हेराल्ड नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था गुरु प्रसाद सेन ने। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन। ये द बिहार हेराल्ड जो पत्रिका है ये बिहार का पहला जो है वो अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1875 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब घोषित किया गया था? देखिए बिहार को जो मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाया गया था वो 1580 में अकबर के समय बनाया गया था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, 1580 में अकबर के समय। देखिए अकबर के समय में जो है वो मुनीम खान को वहाँ का राज्यपाल बना के भेजा गया था और औरंगजेब ने अजीम को वहाँ का सूबेदार बनाया था। और यही अजीम ने क्या किया था, पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया था जिसने उसका नाम अजीमाबाद रखा था, ये भी ध्यान रखना। और ये फर्रुख सिंह था, ये पहला मुगल सम्राट था जिसने अपनी जो शपथ है वो पटना में लिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मुचलिंडा झील स्थित है? देखिए जो मुचलिंडा झील स्थित है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, गया जिले में। ये जो मुचलिंडा झील है ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महाबोधि मंदिर है जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाला ये मंदिर है। कहा जाता है कि ये भगवान बुद्ध के जीवन और उनके विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थल है। और ये जो मुचलिंडा झील है ये महाबोधि मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किसे बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, मलिक जानी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किया था? देखिए जो नंगी हड़ताल प्रारंभ किया था ये छपरा जेल के कैदियों ने प्रारंभ किया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च करते हैं जिसमें वो नमक बना के कानून को तोड़ते हैं। तो इसी के दौरान जो है छपरा में जेल के कैदियों ने जो हड़ताल प्रारंभ किया था वो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर किया था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, स्वदेशी वस्त्र की मांग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए जो बिहार में बाल बजट प्रारंभ किया गया था ये 2013-14 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन में सही जवाब नहीं है इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल बजट में किया क्या जाता है कि जो भी बाल कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनके लिए पूरा जो भी वित्तीय विवरण होता है वो इस बजट में शामिल होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां उत्तर से बहने वाली गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं? तो बिहार की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो उत्तर की तरफ से मिलती हैं गंगा या उसकी और भी सहायक नदियों में? तो वो है गंडक, कमला और बागमती। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गंडक, कमला, बागमती। देखिए बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है वो बिहार की ये प्रमुख नदी है और ये चौसा, भोजपुर और सारण जिले की सीमा के पास ये राज्य में जो है प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं बिहार में वो गंडक है, सरयू या उसी को घाघरा कहते हैं वो है, बागमती है, कोसी है, कर्मनासा है, सोन है और पुनपुन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70।
यदि साधारण स्केल से पाठ्यांक लेते समय आंख की स्थिति पाठ्यांक के ऊपर लंबवत नहीं होती तो पाठ्यांक में त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को क्या कहा जाता है? देखिए, इस त्रुटि को कहा जाता है विस्थापन भास त्रुटि। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, विस्थापन भास त्रुटि। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? नॉट। नॉट जो है वो जहाज के चाल की माप होती है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो नॉटिकल मील होती है वो नौ संचरण में जो प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रकाश वर्ष जो है ये समय मापन की इकाई है। देखिए, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो समय मापन की इकाई नहीं है, बल्कि ये दूरी मापन की इकाई है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और एंगस्ट्रॉन जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो केवल एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, भाला फेंक खेल में खिलाड़ी को भाला कितने कोण पर फेंकना चाहिए जिससे वो भाला अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके? देखिए, भाला किस एंगल से फेंकना है कि वो मैक्सिमम दूरी को कवर कर सके, तो वो एंगल होगा 45 डिग्री। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 45 डिग्री से अगर भाला को फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी जो है वो कवर करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? सत्य कथन बताना है। तो पहला है कि जब किसी ठोस के आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के आसंजक बल के मान से अधिक होता है तो ठोस गीला हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी आसंजक बल होता है, आसंजक बल और ससंजक बल, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो आसंजक बल होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। और ससंजक बल क्या होता है? ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। देखिए, जब भी कोई ठोस का जो आसंजक बल का मान है, अगर वो द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होगा तभी वो ठोस जो है वो गीला होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि पारा से कांच गीला हो जाता है। देखिए, ये गलत है। पारा से जो है वो कांच गीला नहीं होता है, क्योंकि पारा एवं कांच के मध्य जो लगने वाला आसंजक बल का मान है वो पारा के अणुओं के मध्य जो लगने वाला ससंजक बल है उससे कम होता है। इसलिए कांच जो है वो पारा को आकर्षित नहीं कर पाती है और पारा जो है वो कांच को गीला भी नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पारा है वो कांच को गीला नहीं कर पाता, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और थर्ड जो है वो ब्लैक बोर्ड व चौक के कणों के बीच आसंजक बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है, परंतु जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है वो इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का जो मान होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन दोनों होता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा में सुरीला गाना गा रहा है तो उसकी आवाज में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो सुरीली जो आवाज होती है उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसमें इंटेंसिटी भी होती है, पिच भी होता है और उसकी क्वालिटी भी होती है, तीनों चीजें होती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उससे यह पता चलता है कि ध्वनि तेज है या धीमी है। और जो तारत्य या जो पिच होता है उससे ये पता चलता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। यदि x तत्व की परमाणु संख्या 11 तथा मात्रा संख्या 23 है एवं यक्ष 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यह तत्व अपने निकटतम किस निष्क्रिय गैस की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेगा? देखिए, ये जो प्राप्त करेगा वो करेगा नियॉन को। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, नियॉन को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाते हुए रखे गए हों तो उनके बीच रखे गए किसी वस्तु के बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र है, तो वो सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। सूत्र है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। तो यहाँ पे कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण को रखा गया है, तो इसको कर देंगे, सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो यहाँ पे 4 - 1 = 3, अर्थात टोटल जो है वो 3 प्रतिबिंब जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 3 प्रतिबिंब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। नाइक्रोम तार की निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, जो नाइक्रोम तार होता है इसमें 80% तो निकेल होता है, ध्यान रखिएगा, 80% निकेल होता है और 20% जो है वो क्रोमियम होता है। इसका देखिए, जो नाइक्रोम का तार होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है ये विद्युत हीटर में
और जो विद्युत इस्त्री करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन से पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है? देखिए, जो पादप कोशिकाओं से उत्सर्जित पदार्थ है वो अफीम भी है, रेस्पिन भी है और कॉर्क भी है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अफीम जो है ये देखिए पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है, और रेस्पिन जो है वो राउवेल्फिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, और कॉर्क जो है वो ओक के वृक्ष की जो छाल होती है उससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से जो है वो सुमेल करना है और सही उत्तर बताना है। देखिए, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, ये जो दोनों हैं ये अंतःप्रदव्य जालिका के 2 प्रकार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है कि कोशिकाओं को आंतरिक सहारा प्रदान करती है और ये लाइप्रोप्रोटीन की बनी होती है। तो जो इसका पहला मैच होगा चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका का, इसको हम मैच करेंगे 2 से, ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होती है। और जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका होती है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, तो इसको 3 से मैच करेंगे। और जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, और गोल्जी काय को सुमेल करेंगे 4 से कि जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल जो है वो गोल्जी काय में अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आरएस पॉजिटिव पुरुष तथा आरएस नेगेटिव स्त्री में विवाह होने के बाद से उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान में कौन से रोग का जो है खतरा बढ़ जाता है? तो देखिए, जो अगर पुरुष आरएस पॉजिटिव है और महिला आरएस नेगेटिव है तो उसमें विवाह होने के उपरांत इनसे जो उत्पन्न संतान होगा उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का खतरा जो है बढ़ जाएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? देखिए, जो भी संवेदी सूचनाएं होती हैं उसमें मस्तिष्क का जो भी थैलमस वाला भाग होता है वो उसको ग्रहण करता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, थैलमस। थैलमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो भी संवेदी सूचनाएं होती हैं जैसे सुनना, स्वाद, दृष्टि, दबाव इत्यादि जो है ये इसमें ग्रहण किया जाता है इसके द्वारा। और जो हाइपोथैलेमस होता है, देखिए हाइपोथैलेमस ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, और ये भूख, प्यास, प्यार, टेम्परेचर, जो भी ब्लड प्रेशर या हमारे हृदय की जो गति है इन सभी को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। और जो सेरिबेलम होता है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशी जो क्रिया होती है उनको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। पादप ऊतक के संबंध में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से जो कथन है वो असत्य हैं। तो देखिए, पादप ऊतक जो है वो विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और सेकेंड है शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक पौधों में प्राथमिक वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। और थर्ड जो है कि विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं में रसधानियां उपस्थित होती हैं, देखिए ये गलत है, यहाँ पे जो रसधानियां होती है उपस्थित नहीं होती हैं। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब होगा, केवल 3 जो है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के संबंध में विचार करके बताना है कि सही कौन सा है। देखिए, इरेप्सिन एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, तो देखिए जो पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम हो वो इरेप्सिन एंजाइम, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड जो है माल्टोज एंजाइम मंड का पाचन करता है, देखिए गलत है। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज को शर्करा में परिवर्तित करता है, इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा। और सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के किस गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है? देखिए, अगर डाउन सिंड्रोम से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसका जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है उसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसका सही जवाब भी हो जाएगा 21वें जोड़ी गुणसूत्र में होता है। इसका जो विशेषता होता है डाउन सिंड्रोम का, ये भी जान लीजिए, इसमें होता क्या है कि छोटा कद हो जाएगा, मंदबुद्धि होगा, नपुंसकता होगा, ये सारी इस बीमारी के प्रभाव हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। देखिए, जो भी जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सफेद जंग
रोग होता है। जो सफ़ेद जंग रोग है ये एल्ब्यूगो में होता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, एल्ब्यूगो में सफ़ेद जंग रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो जो सीट वर्म है, जिस कृमि का नाम है वो है पिन वर्म का। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, पिन वर्म को ही जो है वो सीट वर्म कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का लवण है? देखिए, अगर पीएच मान 0 होगा तो वो प्रबल एसिड और कमजोर क्षार होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, प्रबल एसिड और कमजोर क्षार। देखिए, किसी भी लवण का जो मान होता है वो 0 से 3.5 के बीच में अगर होगा तो वो प्रबल एसिड होगा और कमजोर क्षार होगा। यदि वही लवण का मान जो है वो 10.5 से अधिक हो जाएगा उसका पीएच वैल्यू, तो वो कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक के हैं? तो देखिए, जो सहसंयोजक यौगिक के गुण हैं उनमें उनका निम्न गलनांक क्वथनांक होता है, उष्मा और विद्युत का वो कुचालक भी होता है, और वो जल में अविलेय होता है तथा कार्बनिक विलायकों में वो विलेय होता है। इस प्रकार जिसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन बताना है हमें। तो वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सेकंड है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। और थर्ड है, क्लोरीन की विद्युता ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। देखिए, जिसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। अर्थात वर्ग 7a के जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, और जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो फ्लोरीन का नहीं बल्कि वो क्लोरीन का होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो क्लोरीन का होता है। और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, तो ये गलत है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं बल्कि ये फ्लोरीन की सर्वाधिक होती है। ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन का सर्वाधिक होता है, ना कि क्लोरीन का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है? देखिए, जो विद्युत का बल्ब बनाया जाता है वो फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, फ्लिंट कांच। देखिए, फ्लिंट कांच का उपयोग जो है वो विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है, कैमरे को बनाने में किया जाता है, दूरबीन के लेंस में बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच जो होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका का संघटक होता है। और देखिए, जो प्रकाशी कांच होता है इसका जो उपयोग करते हैं ये चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म बनाने में किया जाता है। और पायरेक्स कांच का जो प्रयोग किया जाता है ये प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पे कुछ अयस्क दिए गए हैं और उनसे निर्मित कुछ धातुएं दी गई हैं। तो जो काल्वेराइट है, काल्वेराइट से सोना बनाया जाता है, और कैलेमाइन से जो है वो जिंक बनाया जाता है, और केसीटेराइट से टिन बनाया जाता है, और कैल्कोपाइराइट से लोहा बनाया जाता है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन में ना होने की वजह से डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त में से ए कोई नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका सही मैच है, काल्वेराइट से सोना बनाया जाता है, कैलेमाइन से जिंक बनाया जाता है, और केसीटेराइट से टिन बनाया जाता है, और कैल्कोपाइराइट से जो है वो लोहा बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है। किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए, किसी भी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसके लिए जो फार्मूला का प्रयोग किया जाता है वो 2n²। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, 2n² के हिसाब से किया जाता है। और ये जो थ्योरी है इसको बोरबरी थ्योरी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको बोरबरी थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। किसी विलयन के पीएच का जो मान है वो 7 से 14 में हुई वृद्धि, जो उसमें वृद्धि हुआ है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वो OH नेगेटिव आयन जो है सांद्रता में वृद्धि का प्रतीक है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, जो अभिक्रिया है ये तापी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, तापी अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकने वाला जो धातु है वो है जिंक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जिंक जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होता है कि अम्ल और क्षार दोनों के ही साथ वो क्रिया कर सकता है, ये गुण उसमें विद्यमान होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, CaOCl2।
इसका जो नाम है उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। देखिए CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और क्लोरोफार्म के उत्पादन में भी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है इसका कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास के हेतु ऋण प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड है बैंक दर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक गुणात्मक उपकरण में से एक है। देखिए जो बैंक दर है ये गुणात्मक उपकरण नहीं बल्कि ये मात्रात्मक उपकरण है, तो इस प्रकार जो है ये गलत हो जाएगा सेकेंड नंबर। पहला इसका सही जवाब हो जाएगा ए जो है वो सत्य कथन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो जो भारत में वर्तमान में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए 2014 से पहले क्या होता था, WPI का प्रयोग किया जाता था। 2014 से पहले जो है वो थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता था, परंतु 2014 के बाद से CPI का प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाए तो क्या होगा। देखिए अगर ब्याज की दर को घटाएंगे तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ेगा। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर को अगर हम घटाएंगे तो अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय और निवेश को बढ़ेगा, क्योंकि जो ब्याज दर होती है अगर उसको हम लोग कम कर देंगे तो लोगों को ऋण लेना बहुत आसान हो जाएगा, और जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे तो उसका वो निवेश करेंगे, और जब निवेश होगा तो वो डिमांड को बुलाएगा। इससे इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ावा मिलेगा इससे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। देखिए जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है वो RBI के द्वारा बनाई जाती है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, RBI। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से M नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन किस विषय से संबंधित था। तो M नरसिम्हन समिति का जो प्रतिवेदन था वो जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार से संबंधित था। तो ऑप्शन में सही जवाब न होने की वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब M नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था उस समय जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर सुधार करने के लिए इस समिति का गठन किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। देखिए जो फिलिप्स वक्र है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दिखाता है। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, नैसकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उपक्रमों का संगठन है। देखिए जो नैसकॉम है ये सॉफ्टवेयर से संबंधित उपक्रमों का संगठन है, जिसका सही जवाब सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। नैसकॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो श्री कृष्णन रामानुजन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक हैं। तो जो अजय बंगा है ये वर्तमान में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अमेरिका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का पूर्वानुमान अक्टूबर 2022 में व्यक्त किया था। कोष की अप्रैल 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में यह ताजा पूर्वानुमान अब कितने प्रतिशत वृद्धि किया है। तो देखिए इसमें जो वृद्धि दर्ज किया गया है वो 5.9 का किया गया। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 5.9। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाने में RBI के ताजा कदम के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी राशि के नोट अपने बैंक खाते में प्रतिदिन 30 सितंबर 2023 तक जमा करा सकता है। देखिए इसमें जो है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो 2000 रुपए का नोट RBI ने वापस लिया है इसके तहत कोई भी जो है लिमिट नहीं तय किया गया है, कितनी भी राशि जो है वो व्यक्ति अपने खाते में जमा करा सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, लेखा वर्ष 2022-23 के लिए RBI ने कितने रुपए लाभांश के रूप में केंद्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।
तो इसमें जो लाभांश हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है वो 87,416 करोड़ का है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है वो जुलाई से जून होता है, जुलाई टू जून होता है। ऑप्शन में न होने के इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आरबीआई की जो स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और 1 अप्रैल 1935 को स्थापित होने के बाद आरबीआई ने जो है वो 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जो है जनवरी से दिसंबर बनाया था, परंतु अब उसको बदल करके उसने जो है वो जुलाई से जून कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में किस अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया के लिए भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए जो यूनिसेफ इंडिया के लिए भारत का जो राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है वो आयुष्मान खुराना को किया गया। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? देखिए जो पहला बाल्टिक देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है वो एस्टोनिया है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, एस्टोनिया। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश तो वो नीदरलैंड था, ये भी ध्यान रखिएगा, वो नीदरलैंड था जिसने सबसे पहले मान्यता दिया था। और कौन सा एशियाई देश है जिसने सबसे पहले मान्यता दिया था? तो वो ताइवान था, ये भी ध्यान रखिएगा, ताइवान जो है वो पहला एशियाई देश था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है, ये बताना है। तो MV एक्सप्रेस के संबंध में कथन देखते हैं तो इसे चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको हरी झंडी दिखाई है, ये भी सही है। और 750 यात्रियों के साथ इसने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों का जो है दौरा किया है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो MV एक्सप्रेस के संबंध में सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? देखिए जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है वो महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। जनवरी 2023 में भारत के किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? देखिए जो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है वो नागालैंड में मनाया गया है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, नागालैंड। इसका उद्देश्य था ऑरेंज फेस्टिवल का कि राज्य के उत्पाद को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मई 2023 में GSLV F12 के जरिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? देखिए जो GSLV F12 के जरिए जिस उपग्रह को लॉन्च किया गया है वो NVS-0N को किया गया। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, NVS-01। इसका उद्देश्य है देश की जो भी नौवहन क्षमता है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है? देखिए जो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है क्वाड के संबंध में कौन से कथन जो है गलत हैं, बताना है। तो क्वाड 2022 में इसकी बैठक टोक्यो में आयोजित की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और 2022 में हुई बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा किया गया था, ये भी सही है। और थर्ड है क्वाड की जो पहली बैठक है 2019 में आयोजित की गई थी। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वाड में कितने कंट्री हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वाड में 4 कंट्री हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। इन लोगों का एक संयुक्त संगठन है और इसका जो गठन किया गया है क्वाड का ये 2019 में किया गया है, सॉरी ये 2017 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन है मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अभी जो नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया इसका 8वां संस्करण था। इस पे जो मुख्य अतिथि थे वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, जियोर्जिया मेलोनी। ये एक फीमेल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो विषय था वो था उत्तेजना, अनिश्चितता, तूफान में प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी के लिए समझौता किया है?
देखिए जो भारत ने इसके लिए समझौता किया है वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है वो समझौता किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए जो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो सीईओ और अध्यक्ष बने हैं वो अनिल कुमार लाहोटी बने। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अनिल कुमार लाहोटी। और जो ऋतुराज अवस्थी हैं ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो अमित अग्रवाल हैं, अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं। और ये प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। एम 2023 नौसैनिक अभ्यास भारत में किस देश या संगठन के साथ किया गया है? देखिए ये जो नौसैनिक अभ्यास किया गया है भारत और आसियान के बीच में हुआ। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, भारत और आसियान के बीच। और ध्यान रखिएगा ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन जो है वो सिंगापुर तथा दक्षिणी चीन सागर में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। 22 मई 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम थी वो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री तटों में कौन से जो है वो सम्मिलित नहीं है? देखिए अभी जो टोटल भारत में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किए गए टोटल जो है 12 समुद्री तटों को शामिल किया गया था, जिसमें से अभी जो लेटेस्ट 2 को शामिल किया गया है। थुंडी बीच जो है वो लक्षद्वीप में है। कदमत बीच देखिए पुदुचेरी में नहीं है बल्कि ये भी लक्षद्वीप में ही है। और कोवलम समुद्र तट ये तमिलनाडु में है। और ईडन समुद्र तट जो है वो केरल में नहीं है बल्कि वो पुदुचेरी में है। तो देखिए 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 2 और 4 जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण विजेता श्री जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए जो श्री जाकिर हुसैन है इनको कला के क्षेत्र में जो है वो पद्म विभूषण दिया गया। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, इनका संबंध जो है वो कला के क्षेत्र से है। देखिए अभी जनवरी 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। टोटल जो है 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 6 तो पद्म विभूषण दिया गया है, 9 पद्म भूषण दिया गया है और 91 जो है वो पद्म श्री दिया गया है। जो 6 पद्म विभूषण दिया गया है उसमें श्री बालकृष्ण दोषी हैं, जिनको मरणोपरांत दिया गया है और उनका संबंध वास्तुकला से था। और जाकिर हुसैन जिनको भी हमने देखा क्वेश्चन में, इनका संबंध कला से था। और श्री एस.एम. कृष्णा इनका संबंध लोक कार्य से था। श्री दिलीप महान लोविस इनको भी मरणोपरांत मिला है, इनका संबंध चिकित्सा से था। और श्री निवास वर्धन इनका संबंध विज्ञान और इंजीनियरिंग से था। और मुलायम सिंह यादव का संबंध जो था वो लोक कार्य से था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा असम में स्थित किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है ओरांग नेशनल पार्क को। सही जवाब सी हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। नवंबर 2023 में UNFCCC का COP 28 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? देखिए जो COP 28 है इसका जो आयोजन होगा वो किया जाएगा UAE में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। और देखिए जो COP 27 है इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था शर्म अल शेख मिस्र में। ये भी ध्यान रखिएगा, शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए जो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, डॉक्टर माधव हाड़ा। इनकी जो कृति है पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए दिया गया है इनको। और जो 2021 का जो 31वां बिहारी पुरस्कार था वो मधु कांकरिया को दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और उनकी कृति थी हम यहाँ थे। और ये जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और वो भी राजस्थान के लेखकों को ही दिया जाता है। इसकी जो स्थापना है इस पुरस्कार की, इसकी स्थापना किया गया था 1991 में महाकवि बिहारी के नाम पर, इसीलिए इसको बिहारी पुरस्कार कहा जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में कौन से कथन जो है वो गलत हैं? तो पहला है जनवरी 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखिए ये गलत है। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में नहीं बल्कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसका जो है आयोजन किया गया था। सेकेंड है सम्मेलन का जो थीम था वो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार था। ये बिल्कुल सही है, इसका
जो थीम था वो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार था। और सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि थे वो गुयाना के राष्ट्रपति जिनका नाम था मोहम्मद इरफान अली, ये ध्यान रखिएगा, इरफान अली था। और जो विशेष अतिथि थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका नाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी था। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है, परंतु ए जो है वो गलत है। इस प्रकार इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? देखिए जो 23 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया वो हरि बालकृष्णन को दिया गया है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा हरि बालकृष्णन। देखिए जो कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये हरि बालकृष्णन, और मार्कोनी पुरस्कार जो है वो कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है और यह अमेरिका में स्थित जो मार्कोनी फाउंडेशन है उसके द्वारा ये दिया जाता है। और इस बार का जो पुरस्कार है वो दिया गया है हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती है? देखिए जो रेस जीती है वो जीन एरिक वर्गेन ने जीती। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जीन एरिक वर्गेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया कप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? देखिए ये जो बैडमिंटन एशिया कप 2023 है इसका आयोजन दुबई में हो रहा है और इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है जिस पुरुष युगल जोड़ी ने वो भारत की है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? देखिए जो स्टार्ट कार्यक्रम इसका प्रारंभ इसरो ने किया। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु किस पोर्टल का शुरुआत किया गया है? देखिए प्रवाह पोर्टल जो है वो आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, प्रवाह पोर्टल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। थॉमस कप 2022 के संबंध में कौन से कथन जो है सही है? तो थॉमस कप क्या है कि पहला इसमें स्टेटमेंट है कि यह पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। सेकंड इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया और थर्ड है भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो यह यात्रा जो है 4 जनवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्रारंभ हुआ। तो बिल्कुल सही है, इसका जो प्रारंभ हुआ वो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से हुआ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और थर्ड है कि यह यात्रा 15 फरवरी 2023 को बांका जिले में समाप्त हुआ। देखिए गलत है, ये बांका जिले में नहीं बल्कि अंतिम जो यात्रा के दिन जो थे वो बेगूसराय और पटना जिले में थे। तो इस प्रकार जो है इसका असत्य कथन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? देखिए जो पंचायती राज विभाग झांकी है इसको जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, पंचायती राज विभाग को। नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अभी बिहार में जो भी बाढ़ को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आर.के. जैन बनाए गए। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, आर.के. जैन। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं ये आर.के. जैन और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये समिति बनाई गई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। बिहार की नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो जो बिहार की नदी जोड़ो परियोजना उसके तहत बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, बागमती और बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? देखिए जो बबीता गुप्ता है ये मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। अब ये आगे के जो 10 क्वेश्चन है ये मैथ और रीजनिंग से संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए तो निकाले गए पत्ते 2 एक्का होने की क्या संभावना है? तो देखिए जो 2 एक्का होने की संभावना है वो 1/221। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो व्यक्ति द्वारा कितना धन उधार लिया गया था? तो जो व्यक्ति के द्वारा धन उधार लिया गया था 210 रुपया। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। ए बी से
5/3 गुना तेज दौड़ता है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत ली। दौड़ की लंबाई ज्ञात करें तो दोनों एक ही समय में दौड़ खत्म करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा 150 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो जो ऐसे परिवार हैं वो 24 परिवार हैं। सही जवाब बी हो जाएगा 24 परिवार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो उसको जो है 1 रुपए में 16 संतरे बेचने पड़ेंगे। तो सही जवाब 16 होगा। ऑप्शन में ना होने की वजह से डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि S बराबर सिग्मा 15 n = 5 इन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1 जहाँ n एक सम संख्या हो तो S का मान ज्ञात करिए। जो S का मान आएगा वो 545 आएगा। सही जवाब ये हो जाएगा 545। 147 नंबर क्वेश्चन देते हैं। नीचे एक श्रृंखला दी गई है, उसका अगला पद ज्ञात करना है। तो इस श्रृंखला का जो अगला पद होगा वो 30 होगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 30 जो होगा उसका अगला पद होगा। नेक्स्ट में देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा बीटा समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल जो है वो अल्फा² + बीटा स्क्वायर है, तो उनका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा b² - 2ac/a²। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। यदि a b का भाई है, c a की माँ है, d c का पिता है, f a का पुत्र है, तो a f के बच्चे कैसे संबंधित हैं? तो इनके जो बच्चे संबंधित हैं वो दादा, ए एफ के साथ जो रिलेशन होगा वो दादा का होगा। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो आएगा 100। तो ऑप्शन में ना होने की वजह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार आज हमारी ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।